सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फैंग, ग्रेट सेज यानसू, युआनसू मेंशन और साथ ही साथ लॉर्ड ऑफ यांग फैंग सिटी एंड इनके साथ ग्रेट सेज ऑफ बियोन, ये सारे के सारे आमने सामने थे एंड ये सारे के सारे ब्लड स्पिरिट ऑप के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे मेन फाइट हो रही थी लू फैंग के बीच में और लॉर्ड ऑफ हैंग फैंग सिटी के बीच में। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने देख लिया था कि लू फैंग ने अपनी फिजिकल बॉडी की मदद से लॉर्ड ऑफ यांग फैंग को हरा ही दिया था लगभग। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि वो लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी को मार नहीं सकता था ना हरा सकता था। लू फैंग बस एक एडवांटेज के अंदर था। लू फैंग देखता है कि इन सभी लोगों के जो मेथड्स है उस गोल्डन ऑर्म को लेने के वो ज्यादा बेटर है, इसलिए लू फैंग तुरंत अपनी गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करता है एंड एक बहुत बड़ी सी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सके। अब आगे वही जो हैंग फैंग था यानी कि लॉर्ड ऑफ हैंग फैंग, उसका फेस एकदम से चेंज हो जाता है जैसे वो लू फैंग की उस रिवर को देखता है, क्योंकि लू फैंग की उस रिवर ने इसके डेसोलेट विंड डोमेन को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। एंड लू फैंग का ये जो गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था ये इतना ज्यादा पावरफुल था, लू फैंग एक ही सेकंड के अंदर तुरंत रिवर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता था एंड एक ही सेकंड के अंदर तुरंत अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर भी आ सकता था एंड इसकी मदद से वो कहीं पे भी कहीं से भी अपीयर हो सकता था। लॉर्ड ऑफ हैंग फैंग ऑलरेडी समझ चुका था कि उसकी ट्रिक्स अभी लू फैंग के सामने नहीं चलने वाली। उसका जो डेसोलेट विंड डोमेन था वो ऑलरेडी पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका था। भाई जो यानसू होता है वो भी लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है ये लू फैंग, इसके पास सही में काफी ज्यादा कमाल की डोमेन टाइप ट्रिक्स है। एंड ये जो हांसू था इसके फेस के ऊपर एक स्माइल देखने के लिए मिल सकती थी। सडनली लू फैंग रियलाइज करता है कि उसका वो जो रिवर है वो एकदम से सॉलिडिफाइड हो गया है। जैसे कि पहले वो लिक्विड स्टेट के अंदर था तो वो एकदम से बर्फ बन चुका है एंड लू फैंग को काफी ज्यादा हैवी हैवी सा फील हो रहा था, वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली सप्रेस हो चुका था या फिर कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका था, वो बस अभी अपने 2% स्पीड से ही मूव कर पा रहा था। जो यानसू होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की कोई नीड नहीं है, तुम्हारे डोमेन टाइप मूव्स वो इतने ज्यादा पावरफुल है, किसी न किसी को तो उन्हें सप्रेस करना ही है ना। लू फैंग उसकी तरफ देखता है एंड कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। अभी सडनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो ब्लड स्पिरिट स्टार होता है उसका इरप्शन पीरियड वापस से स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर से लिक्विड फ्लेम्स बाहर आती है मॉल्टन लावा की तरह एंड उसके अंदर इस बार कुल मिला के 10 से ज्यादा ब्लड स्पिरिट गोल्डन बीड्स बाहर आई थी। तुरंत हम लोग को वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर दो छोटे छोटे वर्ल्ड क्रिएट होते हुए देखने के लिए मिलता है जो कि एक ही सेकंड के अंदर एक ही झटके के अंदर क्रिएट हो जाता है एंड वो तीन तीन गोल्डन बीड्स को अपने अपने वर्ल्ड्स के अंदर खींच लेते हैं एक तरीके से। जो लू फैंग था, लू फैंग का डोमेन तो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था, लू फैंग चाह के भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसके कारण जो लू फैंग था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बट स्टिल यहाँ पे लॉर्ड ऑफ हैंग फैंग सिटी, ग्रेट सेज यानसू एंड लू फैंग यही तीनों थे जो सबसे ज्यादा तेज थे। जो हैंग फैंग था वो अपने विंड के मदद से काफी ज्यादा तेज से जाता है एंड दो ब्लड स्पिरिट गोल्डन ऑब्स को उठा लेता है। वही जो ग्रेट सेज यानसू था उसके पास भी टेलीपोर्टेशन मेथड का फायदा था क्योंकि ये बंदा स्पेस को कल्टीवेट करता था, तो ये भी दो गोल्डन स्पिरिट ऑब्स को उठा लेता है। वही लू फैंग ने अपनी बड़ी सी रिवर फैला के रखी थी, इसलिए भले ही लू फैंग मूव ना कर सके लेकिन वो भी टेलीपोर्ट कर सकता था। इसी की मदद से लू फैंग भी जैसे तैसे करके दो ब्लड स्पिरिट गोल्डन ऑब्स को उठा लेता है। जियांजाओ पैलेस जो कि काफी ज्यादा टाइम से पीछे खड़ा हुआ था और इन सब लोगों का तमाशा देख रहा था, वो भी जैसे तैसे करके एक गोल्डन स्पिरिट ऑब को उठा ही लेता है। जियांजाओ मेंशन के अंदर कंफ्यूज मत होना गाइस, ये वही बंदा है जिसके साथ लू फैंग की एक टेस्ट मैच हुई थी बहुत पहले, जो कि चड्डू सिटी के अंदर एक बकेट हॉल के अंदर हुई थी। जो लू फैंग था वो अभी भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि भले उसने दो ऑब्स को उठा लिया हो लेकिन उसे लगता था कि अगर उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वो आराम से 4 ऑप्स तो उठा ही लेता अपने इस ट्रिक की मदद से। वो काफी था गुस्से के अंदर ग्रेट से यानसू की तरफ देखता है एंड कहता है यहाँ पे कुल मिला के 5 जॉर्ज रिलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर्स है, बट तुम बस मुझे टारगेट कर रहे हो, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर सकते? जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं तुम्हें खुद 3 ब्लड स्पिरिट ऑब्स दे दूंगा, अभी मुझे परेशान करना बंद करो। जो यानसू होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड वो कहता है ब्लड स्पिरिट ऑब्स, हाँ ये ब्लड स्पिरिट ऑब्स लेना तो वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी कलेक्ट कर पाते हो। लू फैंग यानसू की ये सारी बातें सुन के एक चीज तो समझ चुका था, इस बंदे का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उन ब्लड स्पिरिट ऑब्स के अंदर, एक्चुअल में ये लू फैंग को टारगेट कर रहा है। इस चीज के बाद लू फैंग भी इसे कुछ नहीं कहता। इसी तरीके से कुल मिला के 3 दिन बीत जाते हैं एंड इन 3 दिनों के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने गोल्डन स्पिरिट ऑब्स उठाए होंगे तो वो थे ग्रेट सेज बियोन। ये एक लड़की है गाइस, इसने कुल मिला के 25 ब्लड स्पिरिट गोल्डन ऑब्स को उठाया था। वही जो लॉर्ड ऑफ हैंग फैंग थे उन्होंने अपने वाइल्ड विंड डोमेन का इस्तेमाल कर करके
कुल मिला के 12 ब्लड स्पिरिट ऑर्ब्स को उठाया था। वही लू फैंग ने अपने गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए कुल मिला के 9 ब्लड स्पिरिट ऑर्ब्स को उठाया था। वो बात अलग है कि वो 18 ब्लड स्पिरिट ऑर्ब्स को उठा सकता था, यानी जितने उसने उठाए थे उसके डबल। बट लू फैंग की जो मिल्की वे रिवर थी उसको यानसू ने पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था, कि एक तरीके से फ्रीज कर दिया था, जिसके कारण उसकी फील्ड काफी ज्यादा स्लो हो चुकी थी एंड लू फैंग बस अपने टेलीपोर्टेशन का ही यूज कर पा रहा था। वही इसी के बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ जॉर्ज रिलम के पीक लेवल के वॉरियर्स देखने के लिए मिलता है, जो आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने नोटिस किया, जो ग्रेट सेज यानसू थे वो बस लू फैंग को टारगेट कर रहे थे? क्या इनके बीच में कोई पर्सनल दुश्मनी है? एंड अगर दुश्मनी नहीं भी होगी तो इस बार पक्का बन जाएगी। वही जो ग्रेट सेज यानसू था वो कहता है, तो क्या हो गया अगर मैंने उसे अफाइंड किया? मैं आर्ट ऑफ क्लोन्स को प्रैक्टिस करता हूँ, अगर वो मेरे एक आध क्लोन को मार भी देगा तो क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। क्योंकि गाइस इस पर्सन के पास अपने काफी सारे क्लोन्स है एंड उसके सारे के सारे क्लोन्स इक्वली पावरफुल है, बट हो सकता है कि सभी लोगों का हिट डैमेज थोड़ा सा अलग हो। गाइस ये जो क्लोन वाली एबिलिटी है सही में काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि इवन गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के पास भी इस तरीके की एबिलिटीज नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग को लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड सिटी देखने के लिए मिलता है, यानी कि हुआंग फैंग। वो कहता है कि मेरे पास कुल मिला के 12 ब्लड स्पिरिट गोल्डन बीड्स है एंड मैं इन सारे के सारे ब्लड स्पिरिट गोल्डन बीड्स को बेचना चाहता हूँ। तो इसकी बोली शुरू होती है 10 बिलियन यूनिवर्स सैंड से, वो भी पर बीड। जिसने सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगा दी वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। लू फैंग, बियोन ग्रेट सेज, युआनसू पैलेस, यानसू ये सारे के सारे यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो इस चीज को सुनता है वो रुक जाता है। जो बियोन ग्रेट सेज होती है कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? 10 मिलियन यूनिवर्स सैंड, वो भी एक गोल्डन बीड का, तुम सही में पागल हो चुके हो। इवन थॉट अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर समझा जाए तो वो बियोन ग्रेट सेज ही है, एंड अगर इसे अफोर्डेबल इसमें मिलता तो ये खरीद भी लेती। वो बात भी अलग है कि इसके पास ही इस वक्त सबसे ज्यादा गोल्डन बीड्स है। 10 बिलियन यूनिवर्स सैंड ये सही में बहुत ज्यादा हो गया। कोई भी इस प्राइस के लिए एग्री नहीं होता एंड कोई भी आगे नहीं आता, लेकिन तभी जो युआन जाओ मेंशन होता है, यानी कि इस बंदे को सबसे ज्यादा कम गोल्डन बीड्स मिली थी, इसलिए आगे आते हुए कहता है, अगर तुम 1 बिलियन यूनिवर्स सैंड के ऊपर अगर कुछ बीट्स को बेचते हो तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। फैन फैन कहता है, नहीं ये प्राइस बहुत ज्यादा कम है। इवन जो ग्रेट सेंट बियोन थी, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा अमीर थी, वो भी अपने सारे पैसे लगाने के बाद कुल मिला के 4 से 5 ही ऐसी बीट्स को खरीद सकती थी, जो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं थे। कुछ 4 से 5 बीट्स लेके भी उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो जो गोल्डन बीट्स थी वो बिक नहीं रही थी। इसलिए जो बंदा होता है वो उन गोल्डन बीट्स की प्राइस को कम कर देता है, 1 बिलियन जॉर्ज सैंड तक कर देता है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर भी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सभी लोगों को पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो कोई ना। इसके बाद वो स्माइल करता है एंड कहता है, मेरे पास जितने भी गोल्डन स्पिरिट बीट्स थे वो सारी ऑलरेडी बिक चुकी है, जाओ और जाके अपनी फाइट कंटिन्यू करो। उसके बाद ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। ये चीज देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या बिक गया है? लेकिन किसने खरीदा इस चीज को? क्या तुम अभी तक बस हम लोगों के साथ मजाक कर रहे थे? लेकिन फिर ऑलरेडी ये जो बंदा था ये यहाँ से जा चुका था, तो ये लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते आपस में, सब लोग धीरे धीरे करके यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। वही वहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी दूरी के ऊपर यानसू देखने के लिए मिलता है, जो कि स्माइल कर रहा था। इस जगह पे बस कुछ ही ऐसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एशियन मैन थे, जो कि किसी से दुश्मनी लेना अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि ज्यादातर जो पावरफुल लोग होते हैं उनके पास उनका एम्पायर होता है एंड वो जल्दी किसी से दुश्मनी नहीं करते। लेकिन जो यानसू जैसे लोग हैं वो अकेले हैं, वो थोड़ा पागलपन भी कर देते हैं। उनको घंटा भी किसी से कोई मतलब नहीं पड़ता, कि उनके मरने के बाद भी उनके चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। वन ये जो यानसू था ये एक तरीके का सिन पर्सन था, यानी कि एक पापी था, जो कि काफी ज्यादा रैकलेसली लोगों को मारा करता था। बट स्टिल अगर इसके पाप कंपेयर की जाए स्नो रिलम एंसेस्टर से, तो ये स्टिल काफी ज्यादा कम थे। पूरे के पूरे फूड किंगडम के अंदर स्नो रिलम एंसेस्टर से ज्यादा हरामखोर कोई नहीं हो सकता। ये ऑलरेडी फर्स्ट आउटब्रेक हो चुका था एंड सेकंड आउटब्रेक होने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला था, लगभग 2 से 3 पॉक्स। इसलिए सब लोग अपने अपने काम धंधे के लिए निकल चुके थे। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि मार्किस मेंशन के अंदर था। उसके सामने हम लोग को चुयू देखने के लिए मिल सकता था। चुयू कहता है कि मेरी जो रियल बॉडी है वो अभी भी मिशन के ऊपर है। वही जो लू फैंग था वो भी यहाँ पे अपना एक इनकॉग्निशन लेके आया था। तुरंत जो लू फैंग होता है वो अपनी 9 स्पिरिट गोल्डन बीड्स को बाहर निकालता है, जो कि उसने कलेक्ट की थी। वो गोल्डन स्पिरिट बीड्स लेने के बाद जो चुयू होता है वो लू फैंग से कहता है, मैंने सुना है कि जो युआन जाओ मेंशन था उसको बस 3 ही गोल्डन बीट्स मिली। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था उन सारी चीजों को ऑब्जर्व और देखने के लिए काफी सारे और भी चॉज लेवल के पीक लेवल के वॉरियर्स थे। जैसे उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो तुरंत यांगपिंग पवेलियन के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन भिजवा देते थे। इसलिए इन सारे मार्किस को पता रहता था, एक आइडिया रहता था कि एक्चुअल में बैटल फील्ड के अंदर हो क्या रहा है। के बाद जो लू फैंग होता है वो चूयू से कहता है कि वो जो यानसू ग्रेट सेंट था, क्या आपकी उसके साथ कोई दुश्मनी है? इस बार पता नहीं, मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद भी उसने पूरी ताकत लगा के मुझे रोकने की कोशिश की, बट जो चूयू होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं तो अभी नया नया मार्किस बना हूं एंड इससे पहले मैं एक इटर्नल ट्रू गॉड था, तो मेरी ऐसे किसी पर्सन के साथ दुश्मनी कैसे हो सकती है जो कि चॉज रिलम ट्रांजेंट लेवल के ऊपर हो, वो भी यानसू ग्रेट सेंट जैसा बंदा।
इसके बाद लू फेंग कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये मेरा सर दर्द है। ये चीज़ सुन के जो चूयू होता है वो लू फेंग से कहता है कि ब्रदर लू है, आप अपना बेस्ट दो ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल के अंदर कम्पीट करने के लिए, बट जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मैं यंगेस्ट हूँ उन 7 फर्स्ट स्टार मार्किसेस के अंदर, एंड अगर इस कंपटीशन के अंदर मेरी रैंकिंग थोड़ी बहुत कम भी आ जाती तो इस चीज से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे जाके मुझे काफी सारे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लू फेंग चू से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपने बाकी के 2 सप्ताह के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी है। चूयो हा के अंदर मुंडी हिला देता है, जिसके बाद जो लू फेंग होता है वो भी यहाँ से चला जाता है। जो चूयो होता है वो लू फेंग को इसी तरीके से जाते हुए देखता रहता है एंड मनी मन सोचता है। वो लू फेंग को पहले से काफी अच्छी तरीके से जानता था। लू फेंग था वो वांग सिटी के अंदर भी हमेशा काफी ज्यादा लॉयल रहा करता था एंड हमेशा सही का साथ देता था। वो अपने दोस्तों के लिए इवन अपनी जान की फिक्र भी नहीं करता। यही रीजन था कि जो चूयू था वो अपने आप को काफी ज्यादा लकी समझता था कि उसने लू फेंग को चुना। एक्चुअल में लू फेंग उसका गेस्ट ऑफिशियल बना। वही मार्किस मेंशन छोड़ने के बाद जो लू फेंग होता है वो यानसू ग्रेट सेंट की काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालता है यांगफेंग पवेलियन से, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये बंदा है कौन और ये उसके पीछे क्यों पड़ा है। कि आफ्टर ऑल चौजलियम ट्रांजिट लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद कोई भी पर्सन किसी और पर्सन से ऐसी बकचोदी करने के लिए दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद लू फेंग इस बंदे की डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करता है एंड उसे पता चलता है कि इस बंदे के पास अवतार टेक्निक यानी कि क्लोन टेक्निक। इस क्लोन टेक्निक की मदद से इस बंदे के पास 2 कंप्लीट अवतार है एंड 7 वीक अवतार, यानी कि 2 ऐसे अवतार जिसके पास सेम स्ट्रेंथ तो उसी के बराबर जितनी। बाकी के जो 7 अवतार है वो थोड़े बहुत वीक है। इस बंदे की जो अवतार टेक्निक है वो लिटरली मिली 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर देखा जाए तो जो लू फेंग की 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म टेक्निक है वो और ये लगभग देखने में सेम ही लगती है कि दोनों के अंदर इनकाग्नेशन फॉर्म होता है, बट स्टिल दोनों के अंदर काफी ज्यादा बड़ा यूज डिफरेंट है। अगर लू फेंग अपनी 8 स्टेज लाइफ फॉर्म टेक्निक को पूरी तरीके से परफेक्टली कॉम्प्रहेंड कर लेता है तो उसका जो अपना खुद का एक अवतार है उसकी खुद की एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होगी, यानी कि उसका खुद का अपना एक अलग दिमाग होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर क्विंसी के पास 2 बॉडीज है एंड उन दोनों बॉडीज के दिमाग अपने अपने अलग अलग साइड के अंदर है। लेकिन वो सारे जो अवतार जो लू फेंग फॉर्म करेगा भले ही उन सब लोगों की अपनी अपनी अलग मेंटेलिटी हो, स्टिल वो लू फेंग के पावर्स का एक हिस्सा होंगे। वो सारे अवतार जब एक वापस से मर्ज होंगे तभी लू फेंग अपनी कंप्लीट पावर दर्शा पाएगा। अगर वो अलग अलग रहेंगे तो वो वीक रहेंगे। यही इस टेक्निक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन वही अगर यानसू ग्रेट सेंट की बात की जाए तो उसके जो क्लोन्स होते हैं उसके जो अवतार होते हैं वो पूरी तरीके से एडिशनली कंप्लीटली डिफरेंट है, यानी कि उनकी पावर्स बिल्कुल भी कम नहीं होती। उन्होंने अगर 4 या फिर 5 अपने खुद के अवतार बनाता है तो उन 5 के अंदर इक्वली पावर होगी। एंड उसके पास अगर 5 अवतार है तो ऐसा समझ लो उसके पास 5 लाइफ्स है, यानी कि उसने अपने आप को 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया है। सुनने में कितना ही ज्यादा डरावना लगता है। जो एक लू फेंग है अगर ऐसे 100 लू फेंग हो जाएंगे जिनके पास सेम पावर सेम टेक्निक्स और सब कुछ सेम होगा तो लिटरली पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर तो कयामत आ जाएगी। वो बात अलग है कि उसके पास अपने बस 2 ही कंप्लीट अवतार है, बाकी के एडिशनल जो 7 अवतार है उसके पास वो सारे के सारे कमजोर अवतार है। लू फेंग था वो पाथ ऑफ लाइफ ओरिजिन के ऊपर चल रहा था एंड वो एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था, उसकी अवतार टेक्निक्स को अगर कोई सप्रेस कर सकता है तो वो है पाथ ऑफ टाइम ओरिजिन और पाथ ऑफ स्पेस ओरिजिन वाला बंदा। पाथ ऑफ टाइम ओरिजिन है उसकी मदद से किसी भी पर्सन का जो अवतार है वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन तीनों टाइमलाइन के अंदर एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। एंड वही जो पाथ ऑफ स्पेस ओरिजिन है उसकी मदद से जो किसी का अवतार है वो डायरेक्टली इस केज के सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर सकता है, यानी कि एक ही इंसान की 2 से ज्यादा कॉपीज होना ये एक तरीके से सुप्रीम लॉस के खिलाफ है। जो बंदा स्पेस ओरिजिन को कॉम्प्रहेंड करता है उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। यही रीजन था कि ये जो यानसू था ये लू फेंग से काफी ज्यादा पावरफुल था अगर क्लोन्स की बात की जाए तो, क्योंकि जो यानसू था उसे भी मेरिट्स के लिए कुछ टास्क कंप्लीट करने पड़ते थे। तो इसलिए जो यानसू था कि जो मेन बॉडी है यानी कि उसका जो कंप्लीट अवतार है वो जियांजी सिटी के बॉर्डर्स के ऊपर गार्ड कर रहा होगा एंड उसके दूसरे कंप्लीट अवतार ने ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल वाले मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा। इतना ज्यादा लू फेंग इस बंदे के बारे में जान रहा था उतना ही ज्यादा लू फेंग को समझ आ रहा था कि लू फेंग इस बंदे के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। लू फेंग चाहे भी तो वो इस बंदे को नहीं मार सकता, उसके 1-2 अवतार्स को मार भी दे तो इससे उस बंदे को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानसू था उसके कुल मिला के 2 डिसाइपल्स थे एंड कुछ सबॉर्डिनेट्स थे, लेकिन उसे अपने इन डिसाइपल्स एंड सबॉर्डिनेट्स का घंटा भी कोई फिक्र नहीं था। ये उसके पास लाइफ के अंदर और भी काफी सारे डिसाइपल रहे एंड उसके काफी सारे डिसाइपल मारे भी गए। यानसू के लिए अपने खुद के कल्टीवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को वांग फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक जंगल के अंदर था। मनी मन कहता है मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक भी ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल को नहीं बेच पाऊंगा। तभी एक फिगर वांग फेंग के सामने अपीयर होता है। वो वांग फेंग से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे हर एक बीट को 3 बिलियन यूनिवर्स
यूनिवर्स सैंड के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई प्राइस है। इसके बाद लॉर्ड ऑफ वांगफंग अपने हाथों को वेव करता है। जैसे वो अपने हाथों को वेव करता है उसके हाथों के अंदर वो 12 ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल आ जाती है, जो कि उसने इस बार कलेक्ट की थी। वांगफंग ये सारी की सारी जो ब्लड पेरल्स थी वो सारी की सारी उस बंदे को दे देता है। उसके बाद वो बंदा वांगफंग की तरफ देखते हुए कहता है, जैसे हमारी पहली डील हुई थी कि जब तक ये ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल वाला टास्क चल रहा है तब तक तुम्हारे पास जितनी भी ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल आएगी मैं उन सारी पर्ल्स को 3 बिलियन यूनिवर्स एंड के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ। ये जो वांगफंग था ये थंडर कंट्री से बिलोंग करता था एंड ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल ये इसके लिए कुछ भी काम के नहीं थे, ये उन्हें बस सेल कर सकता था। ये यहाँ पे इसी काम के लिए आया था। वैसे तो ये जो बंदा था ये हर एक पर्ल को उसके डबल यानी कि उसकी दुगनी कीमत के ऊपर बेचना चाहता था, यानी कि 6 बिलियन इटरनल सैंड के ऊपर। वो एक भी गोल्डन बीट को नहीं बेच पाता, इसलिए एट द एंड उसे मजबूर होकर इसे 3 बिलियन के ऊपर ही बेचना पड़ता है। इसी के बाद वो जो बंदा होता है वो उन गोल्डन पर्ल्स को ले लेता है एंड उसके बाद स्माइल करके यहाँ से गायब हो जाता है। वांगफंग उसे बस देखता रह जाता है। एक्चुअल के अंदर वांगफंग के सामने ये जो बंदा अपीयर हुआ था इस बंदे को इवन वांगफंग भी नहीं जानता था कि कौन है। ये बंदा कुछ कुछ बूढ़ा बूढ़ा सा दिख रहा था जो कि डायरेक्टली बॉडी के थ्रू ट्रेवल कर रहा था। वही जो लू फैंग होता है वो वापिस से अपनी केव के अंदर रिटर्न हो जाता है, जो कि ब्लड स्पिरिट स्टार से ज्यादा दूर नहीं थी। केव के अंदर अभी भी लू फैंग का एक डिवाइन अवतार था जो कि वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहा था। लू फैंग ने उस अवतार को वहाँ पे इसलिए छोड़ के रखा था कि वहाँ पे अगर ब्लड स्पिरिट स्टार के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है या फिर वो वापिस से इरप्ट होता है तो तुरंत उसकी ओरिजिनल बॉडी वहाँ पे पहुंच जाए। वही जो लू फैंग की ओरिजिनल बॉडी थी वो अभी भी स्टार टावर के अंदर बैठ के कल्टिवेट कर रही थी। वही जो लू फैंग स्टार टावर के अंदर कॉम्प्रहेंशन कर रहा था वो अपनी ट्रिनिटी फॉर्म के ऊपर कॉम्प्रहेंशन कर रहा था, जो कि उसकी करंट रिलम के ऊपर बेस्ड थी। उसको अपने इस फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। लॉ मैनिफेस्टेशन और काफी सारी चीजें यानी कि पार्टिकल डिसोल्यूशन और बहुत सारी चीजों को समझा था। उसने 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड को भी समझा था, लेकिन उसके बाद भी उसे काफी सारी कंफ्यूजन थी। बात की जाए लू फैंग की लाइफ स्पिरिचुअलिटी लीनिएज और लाइफ बॉडी लीनिएज तो ये दोनों के दोनों चॉज लियम की पीक लियम के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। अगर लू फैंग इससे ज्यादा आगे जाना चाहता था तो उसे अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ रहा था गॉड किंग लियम के ऊपर। लू फैंग कभी भी अपना ब्रेक थ्रू कर सकता था। इवन थॉट उसके पास मटेरियल्स भी थे गोल्डन स्किल बीटल के, जो कि व्यूरियस परफेक्ट चॉज लेयर बायोलॉजिकल मटेरियल से काफी ज्यादा अलग थे। एक तरीके से देखा जाए तो जो लू फैंग था वो ऑलरेडी परफेक्ट लेवल के ऊपर था, बट उसके बाद भी उसे काफी सारी कंफ्यूजन थी। एंड इस बार जब उसने ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उसे अपनी खुद की काफी सारी वीकनेसेस के बारे में पता चला। लू फैंग को पता चला कि स्ट्रेंथ के मामले के अंदर जो लॉर्ड ऑफ वांगफंग था वो लगभग उसके बराबर में ही था फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथ के अंदर। दूसरी तरफ जो बियून ग्रेट सेंट थी उसने तो लू फैंग को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था उसकी टेक्निक्स के मैटर के अंदर। भले इन दोनों की फाइट ना हुई हो, लेकिन लू फैंग एक चीज काफी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ये जो बियून ग्रेट सेंट है ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल एंड इसकी काफी सारी टेक्निक की मदद से ये लू फैंग को क्लियरली सप्रेस कर सकती है। पूरे के पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी बंदा इस बंदी की पोजीशन का भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये बंदी आखिर है कहाँ पे। बस अचानक से कहीं ना कहीं से अटैक लॉन्च कर देती थी एंड फिर गायब हो जाती थी। लू फैंग एक चीज तो काफी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो ज्यादा ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल को नहीं कलेक्ट कर पाएगा। सेकंड राउंड के अंदर भी वो काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो स्माइल करता है एंड उसके हाथों के अंदर तुरंत एक स्टोन बॉक्स आ जाता है। उस स्टोन बॉक्स को जैसे वो खोलता है उसके अंदर 9 लाइट रेड फ्रूट्स थे। ये वही फ्रूट्स है जिनको खाने के बाद लू फैंग की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उस टाइम के लिए लू फैंग आइंस्टाइन की छठी औलाद बन जाता है। वैसे भी लू फैंग ने पहले से सोच के रखा था जब वो चौथ रिलम के अंदर होगा तो वो पहले 5 हुनियान क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट्स को कंज्यूम करेगा। अभी लू फैंग के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट है, तो इसलिए उसने सोच लिया था कि अभी वो हुनियान क्रिस्टल का एक फ्रूट वापिस से खाएगा। फैंग तुरंत उस फ्रूट को अपने मुंह के अंदर डालता है एंड धीरे धीरे करके च्यू करना स्टार्ट कर देता है। ये जो फ्रूट था ये लू फैंग के पेट के अंदर जाता है, ये धीरे धीरे करके अपना असर छोड़ना स्टार्ट कर देता है, पूरी तरीके से उसकी सोल को तृप्त कर देता है। तुरंत उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी दिमाग की एंड साथ ही साथ उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फ्रूट को कंज्यूम करने के बाद जो लू फैंग था वो पूरी तरीके से पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाता था अपने एंड इवन काफी सारे डॉट कॉम्प्रहेंशन को भी वो काफी ज्यादा इजीली सॉल्व कर लेता था। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो तुरंत वो परफेक्ट चॉज लेवल बायोलॉजिकल मटेरियल्स का इस्तेमाल करने लग जाता है जो कि उसको गोल्डन स्केल बीटल के अंदर से मिला था एंड वो उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। फैंग सोचता है कि अगर वो लाइफ स्पिरिचुअलिटी लीनिएज और लाइफ बॉडी लीनिएज इन दोनों को पूरी तरीके से कंप्लीटली मास्टर कर लेता है तो शायद से वो ट्रिनिटी फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लेगा। उसके बाद भी लू फैंग एक चीज काफी तरीके से जानता था कि इन दो लीनिएजेस को पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड करने के बाद भी शायद से वो ट्रिनिटी फॉर्म को पूरी तरीके से ना मास्टर कर पाए। ये स्टिल काफी ज्यादा अनसफिशिएंट है। स्टिल ये जो चीज है वो लू फैंग के ट्रिनिटी फॉर्म को एक अलग लेवल के ऊपर लेके जाएंगी। लू फैंग जानता था जब तक वो गॉड किंग लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा तब तक शायद से वो ट्रिनिटी फॉर्म को पूरी तरीके से कॉम्प्लीट नहीं कर पाएगा। ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लू फैंग का हम लोग को एक अवतार देखने के लिए मिलता है। लू फैंग का ये जो ओरिजिनल यूनिवर्स वाला अवतार था ये लाइफ ऑफ पाथ को कॉम्प्रहेंड कर रहा था वहां से डायरेक्टली। आप लोग को याद होगा लू फैंग ऑलरेडी ओरिजिनल यूनिवर्स को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले चुका है। ये ओरिजिनल यूनिवर्स लू फैंग के
सामने घुटने टेक चुकी है। यहाँ पे लू फेंग अपना कल्टीवेशन जोरदार तरीके से कर रहा था। वही मोरुशा भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो कि स्टार टावर के एक फ्लोर के अंदर था। मोरुशा भी वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था एंड वो उस गोल्डन स्केल बीटल को खा रहा था। वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, लगभग वो उसे पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर भी चुका था। जो मोरुशा था वो इस वक्त अपने ट्रू फॉर्म के अंदर आ चुका था एंड मोरुशा का जो ट्रू फॉर्म था वो लिटरली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। मोरुशा दिखने में काफी तक गोरा चिट्टा सा था। वो भले ही दिखने में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड वो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए बॉर्न हुआ है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मोरुशा के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फ्लक्चुएशन निकलती है, पूरे के पूरे स्टार टावर के अंदर फैल जाती है एंड उसके वॉल से टकराने लग जाती है। उसकी बॉडी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर रही थी। फाइनली जो मोरुशा था वो अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था। मोरुशा चौदह रिलम से गॉड किंग लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर रहा था। फाइनली मोरुशा अपनी आंखों को खोलता है एंड काफी एक्साइटमेंट के साथ कहता है, मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, मैं फाइनली गॉड किंग लेवल के ऊपर आ गया। फाइनली मेरे अंदर के जो रिलम है वो अपने फाइनल फॉर्म के अंदर आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जो गॉड किंग लेवल है वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है। इसके बाद जो मोरुशा होता है वो सोचता है कि उसने गॉड किंग लेवल के ऊपर काफी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। पर देखा जाए तो उसने बस 60 एरास के अंदर अंदर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी मोरुशा एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि ये सारी चीजें हुई है उस गोल्डन स्केल बीटल कॉप की वजह से, यानी कि उस गोल्डन स्केल बीटल की डेड बॉडी की वजह से, जो कि मोरुशा ने कंज्यूम की थी। एंड वो जो डेड बॉडी थी वो मोरुशा को मिली थी उसके मास्टर से एंड उसके मास्टर को मिली थी उसके मास्टर से। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो गोल्डन स्केल बीटल था इसकी जो डेड बॉडी थी वो लगभग कुछ 1000 चौधरिलम की जो ऑर्डिनरी चौधरिलम के वॉरियर्स होते हैं उनकी डेड बॉडी के कंपैरिजन में थी। अभी उसके साइड में एक फिगर अपीयर हो जाता है एंड ये और कोई नहीं, ये लू फेंग था। जो मोरुशा है वो लू फेंग का सोल स्लेव है, इसलिए लू फेंग को कुछ न कुछ अपने अंदर ही अंदर पता चल गया था। एक तरीके से जो मोरुशा का दिमाग है वो लू फेंग से कनेक्टेड है। मोरुशा के बॉडी के अंदर कोई भी चीज होती है या फिर कोई भी गड़बड़ या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसका अंदाजा लू फेंग को पता लग जाता है। एंड आफ्टर ऑल जो मोरुशा के बॉडी से निकलने वाले पावरफुल ऑरा फ्लक्चुएशन थे उसे लू फेंग ने भी महसूस किया था स्टार टावर के अंदर। फेंग मोरुशा से पूछता है, क्या तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया? अभी जो मोरुशा है वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लग गया था एंड उसका जो ऑरा था वो पहले से काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका था। मोरुशा काफी ज्यादा एक्साइटेडली कहता है, मास्टर मैं गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच गया। मोरुशा हंसते हुए कहता है, मास्टर ये सारी चीजें आपके कारण हुई है, अगर आपने मुझे वो गोल्डन स्केल बीटल की डेड बॉडी नहीं दी होती तो शायद से इस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे कितना लंबा टाइम लग जाता। वही जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, ट्रॉल वो जो गिफ्ट था वो उसे उसके मास्टर के द्वारा मिला था, यानी कि एम्परर चू के द्वारा। के अंदर से उसने बस 1% मटेरियल रख लिया था, बॉडी मटेरियल, एंड बाकी की पूरी 99% बॉडी मोरुशा को दे दी थी। उसका ये जो डिसीजन है ये काफी ज्यादा सही प्रूफ हुआ। ट्रॉल जो लू फेंग था वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था ग्रेट प्रोफाउंडनेस ऑफ ग्रेट डाउ के अंदर, लेकिन वही जो मोरुशा था उसने अपनी जर्नी काफी ज्यादा स्मूथली तय कर ली। मोरुशा हंसते हुए कहता है, मास्टर जब से मैं गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया हूँ मेरे अंदर का जो रिलम है वो ऑलरेडी अपने फाइनल फॉर्म के अंदर आ चुका है एंड जिसकी वजह से मुझे और भी काफी सारी ग्रेट पावरफुल एबिलिटीज मिली है। लू फेंग को बताता है कि वो अपनी बिना आइडेंटिटी एक्सपोज किए हुए काफी सारी अपने रिलम बीस्ट वाली टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है। यानी एक तरीके से अगर मोरुशा पहले अपनी सेक्टर बीस्ट वाली कोई भी टेक्निक परफॉर्म करता तो बाकी सभी लोगों को अंदाजा लग जाता कि मोरुशा एक सेक्टर बीस्ट है, बट अभी बिना किसी को पता लगे मोरुशा अपने इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है। मोरुशा को अभी एक न्यू टेक्निक भी मिली है जिसका नाम है कर्स टेक्निक। मोरुशा जब किसी एक एनिमी को देख लेता है, मतलब अगर उसने किसी भी एनिमी को जिंदगी में एक बार भी देखा होगा तो वो उसके ऊपर अपना कर्स परफॉर्म कर सकता है। लू फेंग इस टेक्निक के बारे में सुनता है तो वो डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉक होता है कि जो लू फेंग था वो खुद भी डिस्ट्रक्शन ओरिजिन ऑफ डाउ को कॉम्प्रहेंड करता था। वो काफी अच्छी तरीके से जानता था ब्लैक स्काई लीनिएज डिस्ट्रक्शन ओरिजिन डाउ, इसके अंदर काफी सारी ऐसी कर्स टेक्निक्स है जिससे तुम अपने एनिमी को असैसिनेट कर सकते हो बिना उसे पता चले। मोरुशा लू फेंग को बताता है कि जब वो किसी पर्सन को कर्स देता है तो वो आराम से उसके सारे के सारे अवतार्स को असैसिनेट कर सकता है, साथ ही साथ उसके सारे की सारी सर्वाइवल मेथड्स को भी जान सकता है। मतलब कुल मिला के उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है एंड वो रास्ता होता है कि वो अपने आप को रिकॉग्नेट करे, वापिस से मार के। लू फेंग ये सब चीजें जानता है तो वो लिटरली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इस कर्स को मैं ना कि किसी के पीठ पीछे बल्कि सामने से भी कर सकता हूँ। जो अवतार्स है वो काफी सारे अलग अलग फॉर्म्स के अंदर काफी सारे अलग अलग ऑरास के साथ छुप सकते हैं। देखिए अगर मोरुशा के 10 अवतार होते हैं तो उन 10 के अंदर अलग अलग टाइप के ऑरास होंगे। पूरी तरीके से पूरी के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक तरीके से कयामत ला सकता हूँ। कोई भी मुझे देख नहीं सकता, ना कोई मेरी आइडेंटिटी को जान सकता है। मास्टर क्या आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हो? क्या आप मुझे कोई टास्क देना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको कोई एक्शन लेके दिखाऊं? ट्रॉल जो मोरुशा था वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से रिस्ट्रेन था, यानी कि लू फेंग उससे ज्यादा फाइट के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। लू फेंग को हमेशा ऐसा डर बना रहता था कि मोरुशा की आइडेंटिटी अगर रिवील हो जाएगी तो
उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। मोरुशा हंसते हुए कहता है, मास्टर मेरी कर्स टेक्निक उन लोगों को इस तरीके से मारेगी कि इवन उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा है। इस चीज को सुनने के बाद लू फेंग बस एक ईवल वाली स्माइल देता है एंड कहता है, अभी नहीं, रुको, सही वक्त का इंतजार करो। ये चीज मोरुशा को समझ नहीं आती। मोरुशा कहता है, क्या मास्टर अभी भी होल्ड ऑन करने की जरूरत है? लू फेंग मोरुशा को समझाते हुए कहता है, देखो तुम भले ही पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारे पास कुछ कर्स टेक्निक्स आ चुकी है, तुम काफी सारी अवतार्स फॉर्म कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि तुम अभी भी गॉड किंग लेवल के जस्ट फर्स्ट लेवल के ऊपर हो। एंड अगर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए तो तुम स्टिल अभी भी काफी ज्यादा वीक हो। तुम अभी अभी एक न्यूली प्रमोटेड गॉड किंग लेवल के वॉरियर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मीडियम एंड पीक लेवल के गॉड किंग लेवल्स के बराबरी के अंदर या फिर उनके सामने खड़े भी हो सकते हो? ओरिजिन कॉन्टिनेंट के टॉप फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद है जो कि ऑलरेडी गॉड किंग लेवल के पीक लेवल से भी ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार तुम इतने सालों के अंदर उन दो एशियन नेशंस को अभी तक नहीं जान पाए। देखा जाए तो तुम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो। रही बात तुम्हारी कर्स टेक्निक की, तो जो वो दो एशियन कंट्रीज है उन लोगों के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स मौजूद है कि वो किसी का भी कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। क्या तुम सही में अपने ऊपर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे? वैसे भी ट्रांसेंडेंट लेवल के ऊपर के वॉरियर्स यानी कि गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स वो गिनती के अंदर है। तुम्हारे अटैक्स जैसे कि कर्स टेक्निक्स एंड ऐसे टाइप के अटैक्स बस कुछ ही लोगों के पास होंगे। इस तरीके से डेफिनेटली हम उन दो एशियन कंट्रीज के शक की निगाहों के अंदर आ सकता है। भले ही तुम्हारी पावर्स बढ़ चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल हमें यहाँ पे आए हुए बस 60 एपॉक्स हुआ है। अगर गलती से कोई हमें डिस्कवर कर लेता है तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अपने मास्टर से डांट खाने के बाद जो मोरुशा होते हैं उसकी सारी की सारी हेगड़ी निकल जाती है, यानी कि वो जितना ज्यादा खुश था उसकी सारी की सारी खुशी उड़ चुकी थी। उसके फेस के ऊपर ऑलरेडी 12 बज चुके थे। एंड मोरुशा लू फेंग के कंपैरिजन के अंदर कितना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, मोरुशा लू फेंग का सोल स्लेव है। एंड अगर एक बार जो मोरुशा है उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती किसी सर्कस के शेर की तरह। मोरुशा के एक्सप्रेशन देखने के बाद जो लू फेंग होता है उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मोरुशा है वो एट द एंड एक बीस्ट है जिसका जन्म ही डिस्ट्रक्शन के लिए हुआ है। मोरुशा बना ही तबाही के लिए है। एंड क्योंकि लू फेंग ने उसे अपना सोल स्लेव बना के रखा है इसलिए वो कभी लड़ नहीं पाता। लू फेंग ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि मोरुशा के अंदर लड़ने के लिए कितनी ज्यादा भूख है, बस उसके सोल एनस्लेवमेंट के कारण ही वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन यही चीज ज्यादा सेफ थी, क्योंकि अगर जब मोरुशा फ्यूचर के अंदर एक पीक लेवल का रिलम बीस्ट बनेगा तो वो लिटरली सबके लिए खतरा बन जाएगा। एंड ऐसा बीस्ट जो किसी के कंट्रोल के अंदर ना हो, कि ऐसा बीस्ट सही में सभी लोगों के लिए खतरा ही हो सकता है। तो इससे अच्छा तो यही है कि वो लू फेंग का एक सोल स्लेव बन के बैठा हो, जो बिना लू फेंग के परमिशन के बिना किसी को भी कोई हार्म ना पहुंचाए। वही जो मोरुशा होता है वो अपना सर झुकाता है एंड लू फेंग को सॉरी कहता है। वो कहता है, मास्टर मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा ज्यादा एरोगेंट हो चुका था, मेरी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ी तो मैं काफी ज्यादा अनक्लियर सा हो चुका था, मुझे माफ करना कि मैंने मास्टर को परेशान कर दिया। इसके बाद लू फेंग उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे वो दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुमने डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन के अंदर क्या कॉम्प्रहेंड किया। यानी कि एक तरीके से लू फेंग उसके डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन को देख के अपना डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन कॉम्प्रहेंड करना चाहता था। वैसे भी लू फेंग का भी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन काफी ज्यादा लंबे टाइम से अटका हुआ था, क्योंकि वो जितना ज्यादा आगे जा सकता था वो ऑलरेडी पहुंच चुका था। उसके आगे पहुंचने के लिए मोरुशा का भी आगे बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो लू फेंग है वो कहीं ना कहीं मोरुशा की हेल्प से अपना डिस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन कॉम्प्रहेंड करता था। इसके बाद मोरुशा अपने ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के डेमोन्स्ट्रेशन देना स्टार्ट करता है। वही जैसे ही वो अपने ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को दिखाता है एक बहुत जोर का धमाका होता है एंड लू फेंग देखता है एंडलेस डार्कनेस, पूरी तरीके से अंधेरा, एक डार्क ब्लैक होल जिसके आसपास काफी सारे काउंटलेस मटेरियलाइज सीक्रेट पैटर्न्स एंड पार्टिकल्स है। एंड ये सारे जो सीक्रेट पैटर्न्स है इसके अंदर भी और काफी सारे सीक्रेट पैटर्न्स है। अगर कोई और चॉज लेवल, ट्रांसेंडेंट लेवल का वॉरियर या फिर गॉड किंग लेवल का वॉरियर होगा तो वो इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि लू फेंग भी ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रहेंड करता था इसलिए वो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा था, इन सारी पैटर्न्स को थोड़ा थोड़ा तो ऑब्जर्व कर ही पा रहा था। लू फेंग को ये चीज देख के बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो मोरुशा है उसने ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के सारे 6 के 6 ब्रांचेस कॉम्प्रहेंड कर लिया है, वो भी एक ही बारी के अंदर। लेकिन वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था उसे एक एक ब्रांच को कॉम्प्रहेंड करना पड़ता था। बस लू फेंग जानता था कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर के अंदर एंड एक सेक्टर बीस्ट के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है, दोनों की कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा वेरी करती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लू फेंग है उसने इवन एक ब्रांच को भी कॉम्प्रहेंड नहीं किया अभी तक ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रक्शन के। लेकिन वही दूसरी तरफ जो मोरुशा है उसने बैठे बैठे 6 के 6 ब्रांचेस कॉम्प्रहेंड कर लिए, वो भी एक साथ।
मुरुशा हंसते हुए लू फेंग के कहता है कि मास्टर, मुझे नहीं लगता कि सिक्स ब्रांच को कॉम्प्रहेंड करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है, तो जस्ट एक फाउंडेशन था। असली चैलेंज जो है वो तो इसके बाद आता है, क्योंकि बाद में आपको इन सारी की सारी 6 ब्रांचेस को आपस में मर्ज करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। एंड जब मैं वो प्रोसेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे लिटरली काफी ज्यादा फूड की जरूरत होगी, अदरवाइज जो मेरा प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। आफ्टर ऑल जो मोरुशा था वो पूरी तरीके से लू फेंग के ऊपर ही डिपेंड था, क्योंकि बिना लू फेंग के परमिशन के वो शिकार करने भी नहीं जा सकता था। लू फेंग इन सब चीजों को सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक रहता है, क्योंकि वो कहता है कि इवन जो क्रिएटर था 8 रिवोल्यूशन लाइफ फॉर्म का और 72 ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन का, वो खुद ये सोचता था कि 1 से 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 ब्रांचेस को एक साथ कॉम्प्रहेंड करना ही ठीक होता है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पर तुम्हें इससे ज्यादा ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड करना है तो तुम्हें गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी इस चीज की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि तुम इससे ज्यादा ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड कर सको। यहाँ पे मोरुशा ने 6 के 6 ब्रांचेस को कॉम्प्रहेंड कर लिया था। लू फेंग का दिमाग काफी ज्यादा घूमना शुरू हो चुका था, इसलिए लू फेंग ज्यादा सोचना बंद कर देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर को एक सेक्टर बीस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। सेक्टर बीस्ट है, उसकी डेस्टिनी है कि वो एट द एंड गॉड किंग लेवल के ऊपर जाएगा, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा एंड वो सब खत्म कर देगा। बट वही दूसरी तरफ एक कल्टीवेटर को पावरफुल बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। अल्टीमेट रिलम तक पहुंचते पहुंचते तो उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर वो जिंदगी में कभी पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा इसकी भी चांसेस लगभग 0% होती है। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो उस बड़े से मैसिव ब्लैक होल की तरफ देखने लग जाता है। ये जो बड़ा सा मैसिव ब्लैक होल था इसने लगभग 60% एरिया को कवर कर लिया था स्टार टावर के। एंड अभी लू फेंग इसे कॉम्प्रहेंड करना शुरू कर चुका था। तो वीडियो खत्म होता है ये पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।